ओके, तो हमें जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे, तो ये जो चैप्टर है दैट इज़ कह सकते हैं फ्लोटेशन बॉडीज़। और फ्लोटेशन बॉडीज़ में हमें जो पढ़ने होते हैं, ठीक है, तो पहले हम बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग न्यूमेरिकल्स का सॉल्व करने वाले हैं। तो बेसिक कंसेप्ट में क्या क्या दे रखा है, तो पहले हम बात करते हैं प्रेशर का। तो प्रेशर क्या होता है इसको समझते हैं। When a force acting on a body is spread over the certain surface area, the body acts as everywhere perpendicular the surface. When the force acting on unit area of the surface is called pressure. It means what? देखिए, सिंपल सी बात कह सकते हैं कि फोर्स जो होता है, प्रेशर जो होता है ना, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। मतलब क्या होता है? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्रेशर। ठीक है, तो प्रेशर का फॉर्मूला एफ अपन ए हो जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन मीटर स्क्वायर। न्यूटन होता है यहाँ पे फोर्स का, और ए मीटर स्क्वायर दैट इज एरिया, तो ये न्यूटन मीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका प्रेशर का। अब बात करें थ्रस्ट क्या होता है, तो थ्रस्ट द टोटल फोर्स exerted by the body perpendicular to the surface is called thrust। तो जो टोटल फोर्स हुआ किसी बॉडी पे परपेंडिकुलर एजेक्ट करेगा, मतलब कहना क्या हुआ, यहाँ पे एक ब्लॉक है ना, ये परपेंडिकुलर रखा हुआ है इस तरीके से यहाँ पे, तो ये परपेंडिकुलर जो फोर्स इस पे एजेक्ट करेगा दैट इज कॉल्ड थ्रस्ट। इस पे जो है ये थ्रस्ट कहलाएगा। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। आगे देखिए यहाँ पे दे रखा है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो जो थ्रस्ट होगा दैट इज वेक्टर होगा। द ऐसा यूनिट ऑफ थ्रस्ट इज न्यूटन, तो जो ऐसा यूनिट होता है थ्रस्ट का ये न्यूटन होता है। अच्छा, प्रेशर जो है ये आपको पता है, प्रेशर जो है ये स्केलर होता है, आपको ध्यान रखना है। तो प्रेशर आपको एक्चुअली देखिए, प्रेशर तो वैसे टेंसर क्वांटिटी होता है, ये नया थर्ड क्वांटिटी है। तो ये टेंसर क्वांटिटी को अभी आपको डिटेल में नहीं जानना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जान लीजिए बस। जो ये प्रेशर होता है दैट इज स्केलर, एंड जो थ्रस्ट होता है दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो ऐसा यूनिट ऑफ द थ्रस्ट इज न्यूटन। तो कंसिडर द रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ मास 4 kg lying on the ground, then the thrust on the surface of the ground due to the block equal to the weight of the block thrust। तो थ्रस्ट इक्वल टू जो होगा वो mg के बराबर होगा। ये थ्रस्ट भी एक फोर्स ही होता है, आपको ध्यान रखना है। तो थ्रस्ट हो गया, मान लीजिए 4 kg का ब्लॉक है, और यहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकेंड इसका एक्सेलरेशन है। तो दोनों का मिला के ये मल्टीप्लाई करने के बाद 39.2 न्यूटन जगह दैट इज थ्रस्ट आएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पे प्रेशर। प्रेशर एट अ पॉइंट इन लिक्विड एट रेस्ट अंडर द ग्रेविटेशनल ग्रेविटी इज गिवन बाय। तो मान लीजिए यहाँ पे लिक्विड है, इस लिक्विड में हम किसी पूरा भरा हुआ है ना, किसी एक पॉइंट की बात करें तो ये मान लीजिए पॉइंट तो कितना मीटर गड्ढा में है, तो मान लीजिए h हाइट नीचे है यहाँ पे ना, और यहाँ पे इसका लिक्विड का डेंसिटी जो है ये d है ना, और इसमें g ग्रेविटेशनल फोर्स g लग रहा है। तो यहाँ पे जो आएगा प्रेशर इस पॉइंट के पास, तो दैट इज रो डी जी या एच डी जी। ठीक है, एच डी जी, एच हो गया हाइट है ना, वर्टिकल हाइट यहाँ से ये, और जी हो गया अगर बात करें यहाँ पे तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, और अगर बात करें तो जी ये डी हो गया यहाँ से, ये डेप्थ है, ये हाइट है, आप कह सकते हैं डेप्थ हाइट की बात हुआ यहाँ से। ठीक है, यहाँ डी डेंसिटी है। ठीक है, तो कभी कभी आप ऐसे कह सकते हैं रो जी एच भी लिखा रहेगा आपको है ना। तो रो हो गया आपको यहाँ पे डेंसिटी, जी हो गया इसका ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एच हो गया हाइट। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं। तो डी हो यहाँ पे डेंसिटी है, ठीक है, एच हाइट है कितना हाइट नीचे, और जी जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो यहाँ पे प्रेशर जो होगा इनसाइड लिक्विड, तो एच टी जी ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। इसको आप क्लियर रखिए। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत काम का है, तो ये भी हर जगह सॉल्व करेंगे हम न्यूमेरिकल, तो ये फॉर्मूला बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो आई थिंक ये आप इसको क्लियर कर रख लीजिए। ठीक है, ये पता नहीं चलिए तो क्लियर ही नहीं हो रहा है। ओके ठीक है, तो आप इसको रख लीजिए, फॉर्मूला जो है इम्पोर्टेंट है, तो ये बात आपको समझना है, ये वाला फॉर्मूला। तो आगे बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, कंसिडर कंडीशन अंडर द व्हिच प्रेशर इज सेम। तो देखिए ऐसा कौन कौन सा कंडीशन जिसमें प्रेशर सेम होगा, तो लिक्विड के इट मस्ट बी केप्ट इन माइंड दैट द प्रेशर एट ऑल द पॉइंट्स इन द सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन इन लिक्विड एट इज रेस्ट एट सेम। मतलब यानी क्या होगा, अगर मान लीजिए ये लिक्विड है ना, लिक्विड का सरफेस है, तो ये हॉरिजॉन्टल लेवल यहाँ से यहाँ तक सेम अगर हॉरिजॉन्टल लेवल है
तो हर पॉइंट पे यहाँ पे प्रेशर जो है सेम होने वाला, ठीक है, इस पॉइंट इस वाटर बॉडीज में, ये आपको ध्यान रखना है। तो हॉरिजॉन्टल अगर सेम डिस्टेंस है और सेम लेवल हॉरिजॉन्टल पे, सब एच हाइट पे है यहाँ पे, तो सारे हाइट पे जो है यहाँ पे प्रेशर आपको सेम होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। दूसरी बात, प्रेशर एट अ पॉइंट इन अ लिक्विड एट रेस्ट इज द सेम इन ऑल द डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो है सारे डायरेक्शन के लिए है ना, लेफ्ट राइट है ना, इस तरीके से जितने भी होंगे सबके लिए सेम होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे अगर हम बात करें यहाँ पे तो एटमॉस्फेयर क्या होता है, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर के बारे में तो आप स्टार्टिंग से पढ़ चुके क्या होता है ना, इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं डिटेल में। ये क्या है एटमॉस्फेयर? द गैसेस इन्वॉल्व सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। मतलब कि हमारे अर्थ के चारों ओर जो गैसेस इन्वॉल्व है, ये आपको इसको एटमॉस्फेयर कहलाता है। द एटमॉस्फेयर प्रेशर इज एट एनी पॉइंट इन द एयर इज रेस्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द वर्टिकल कॉलम ऑफ एयर यूनिट एरिया सराउंडिंग द पॉइंट ऑन द कॉलम एक्सटेंडिंग टू द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर। मतलब कहने का क्या हुआ, देखिए बता रहे हैं, मान लीजिए कोई एक बॉडी है ना, इस बॉडी के ऊपर में एच हाइट तक जो भी एरिया है, ठीक है, प्रेशर होगा एयर का। मतलब कहने का क्या हुआ कि ये जो होगा, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक एयर का वेट क्या है ना, और यहाँ से यहाँ इसका एरिया क्या है इस बॉडी का। मतलब अगर सिंपल से बात करें तो वो समझने के लिए आपको ये चीज़ समझिए। जैसे यहाँ पे तो देखिए, मान लेते हैं अगर मेरे पास ये बॉडी है, ठीक है, अर्थ सरफेस पे, इसका एरिया ए है, ये सरफेस का एरिया ये वाला, ठीक है, यहाँ तक, और इसके एच हाइट तक एयर है। तो इस एच हाइट तक जो एयर का वेट होगा, ठीक है, इस एयर का वेट क्या होगा और एरिया क्या है, क्योंकि आपको पता है वेट जो होता है दैट इज फोर्स, और ये एरिया क्या है, इसको अगर डिवाइड कर दे ना फोर्स को एरिया से, तो ये जो होगा आपको प्रेशर जो आएगा दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर आएगा, ठीक है, ये पता होना आपको। आगे अगर बात करें यहाँ पे तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है यहाँ पे दैट इज ये होता है दैट इज सी लेवल पे, है ना। मतलब सी लेवल पे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल है, हर जगह सेम होगा लेवल, है ना। तो यहाँ पे सी लेवल से जो होता है 10⁵ पास्कल होता है, कह सकते हैं, ठीक है, मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर ये भी कह सकते हैं, या पास्कल, है ना, ये ध्यान रखना आपको। तो अगर आपसे पूछा है कि व्हाट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना, एट द सी लेवल, तो कह सकते हैं आप 10⁵ पास्कल। आगे बात करते हैं डेंसिटी की। तो डेंसिटी क्या होता है ये आप पहले से जानते होंगे, कि रेशियो ऑफ मास एंड सब्सटेंसेस इट्स वॉल्यूम डिफाइंड एज द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द सब्सटेंस। इट में ऑल्सो डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। तो ये दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं, रेशियो या फिर मास पर यूनिट वॉल्यूम, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। मास पर वॉल्यूम इज आल्सो डेंसिटी एंड रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम इज इक्वल आल्सो डेंसिटी, दोनों सेम है, मैं दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं इसको। ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी इज केजी पर मीटर क्यूब, ये ध्यान रखना आपको, जो है इसका यूनिट जो होता है ऐसा यूनिट, ठीक है, ये होता है केजी मीटर पर क्यूब। आगे बात करते हैं रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है। इट इज द डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द मास ऑफ एट सर्टेन वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस एंड टू द मास ऑफ एन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। सिंस रिलेटिव डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटी, इट इज नंबर एंड इट हैज नो यूनिट। तो सिंपल सी बात है कि देखिए रिलेटिव डेंसिटी की बात करते हो तो कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, रिलेटिव डेंसिटी जो होता है, कोई भी मान लीजिए वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और वही वॉल्यूम जो होगा वाटर पे, कब 4 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर का जो डेंसिटी होता है ये मैक्सिमम होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, क्योंकि वाटर जो है एमलेस बिहेवियर चेक करता है। ये पहले इसको मतलब 4 डिग्री से नीचे पे भी इसका डेंसिटी घटता है, ऊपर जाने पे भी घटता है, 4 पे मैक्सिमम होता है, तो ये ध्यान रखना आपको। तो इस दोनों का जो रेशियो होगा दैट विल बी रिलेटिव डेंसिटी होगा। अच्छा, रिलेटिव डेंसिटी की बात करें तो ये यूनिटलेस होता है, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम मीटर क्यूब में कट जाएगा, तो ये यूनिटलेस हो जाएगा आपको, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। तो जो रिलेटिव डेंसिटी होता है ये एक्चुअल में यूनिटलेस होता है। बावेंसी ऑफ द लिक्विड। तो किसी भी लिक्विड की बावेंसी क्या होता है बताते हैं। अ सॉलिड बॉडी इमर्ज इन अ फ्लूइड, लिक्विड और गैस, एक्सपीरियंस नो हॉरिजॉन्टल फोर्स। When a body is immersed in a fluid, it experiences an upthrust or an upward force. This upthrust exerted by liquid on a body immersed in its called buoyancy of the liquid. अगर बात करें यहाँ पे तो देखिए इसको समझने के लिए क्या करते हैं, मान लेते हैं
किसी बॉडी की बात करते हैं, है ना। ये अगर मान लीजिए किसी लिक्विड में ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया इस बॉडी को, तो इसके वेट में थोड़ा सा एक कमी आ जाता है, मतलब इसमें एक ऊपर की फोर्स लगता है, तभी तो वेट में कमी आता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट 10 kg है बाहर में, इसको वाटर में दीजिए तो वाटर में इसका वेट हल्का होगा, ठीक है, 10 kg नहीं होगा, इसका कम हो जाएगा। तो कम होने की वजह क्या, इसमें ऊपर की ओर एक फोर्स लगता है, इसको बायोंसी फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और इसके बारे में आर्किमिडीज ने बहुत खूब कहा था। क्या कहा था इसके बारे में, अगर इसको हम देखते हैं तो आर्किमिडीज ने कहा था कि अकॉर्डिंग टू द आर्किमिडीज प्रिंसिपल, है ना, when a body wholly or partially immersed in a fluid, it experiences an upthrust equal to the weight of the fluid displaced by it. In other words, the body immersed in a fluid or losses weight equal to the weight of the fluid displaced by it. अब इसको समझिए क्या कहना चाह रही है बात, है ना। तो अगर मान लीजिए कोई बॉडी है, उसको हम किसी पानी से भरा हुआ ऑब्जेक्ट में डुबा देते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक बॉडी है, इसको पानी से भरा हुआ ऑब्जेक्ट में डुबाते हैं, तो इसके वेट में कमी होगा। और वेट में कमी क्या होगा कि ये ऑब्जेक्ट जो है कितना पानी को बाहर निकाल दिया। जैसे मान लीजिए अगर एक बाल्टी होता है, यहाँ पे पूरा भरा हुआ पानी कंप्लीट है ना इसमें, तो इसमें अगर ये ऑब्जेक्ट को डुबाते तो मान लीजिए थोड़ा सा पानी जो है ये बाहर निकाल दे इससे, तो इससे जो पानी निकला, इस वाटर का जो वेट होगा, यही इसमें बायोंसी फोर्स होगा। मतलब ऊपर की ओर जो वेट फोर्स लग रहा होगा इस बॉडी में, वो इस वाटर के डिस्प्लेस वाटर के वेट के बराबर होगा, ठीक है। मतलब बायोंसी फोर्स जो होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, फोर्स ऑफ बायोंट इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड। दैट इज लिक्विड, ठीक है। तो ये डिस्प्लेस लिक्विड के वेट के बराबर होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा ये, ठीक है, क्या मैटर है यहाँ पे। ओके, तो आगे हम बात करते हैं। देखिए इसको आपको ध्यान रखिए, ये न्यूमेरिकल में बहुत काम आने वाला है आपको, ठीक है, इसलिए आपको इसको ध्यान रखना है। तो आगे देखिए इसमें नेक्स्ट क्या दे रखा है उसको समझते हैं। इसमें लॉ ऑफ फ्लोटेशन की बात करते हैं। लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ फ्लोटेशन। तो लॉ ऑफ फ्लोटेशन के लॉ के अनुसार क्या है, अ बॉडी फ्लोट इन अ लिक्विड इफ द वेट ऑफ द लिक्विड इज डिस्प्लेस्ड बाय द इमर्स्ड पोर्शन ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द वेट ऑफ बॉडी। अब ये क्या कह दिया, देखिए क्या कह रहा है ये। जैसे मान लीजिए कोई बॉडी अगर फ्लोट करेगा, तो फ्लोट करने के 3 कंडीशन हो सकते हैं। पहली बात तो बॉडी जो है ऊपर में फ्लोट करे यहाँ पे पानी के सरफेस पे, ठीक है। दूसरी बात क्या होगा यहाँ पे, ये देखिए ये जो बना रही है इसमें पूरा कंप्लीट पानी भरा हुआ है, ठीक है। ये मैजिकल जार है, इसके अंदर में पानी भर जाता है अपने आप बनाने के बाद, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप ध्यान रखेंगे इसमें। तो देखिए मान लीजिए यहाँ पे ये बॉडी या तो ऊपर फ्लोट कर है मिडल में, या फिर नीचे डूब गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है बॉडी मान लीजिए नीचे यहाँ पे डूब गया। तो ये 3 कंडीशन में काम कर रहा है, ये या तो ऊपर फ्लोट कर रहा है, या इसके मिडल में है, या नीचे यहाँ पे आके बैठ गया बॉडी। 3 कंडीशन में पहला कंडीशन तो क्लियर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ऊपर फ्लोट करने का मतलब बायोंसी फोर्स जो होगा यहाँ पे, दैट विल बी यहाँ पे ज़्यादा होगा इक्वल टू डिस्प्लेस लिक्विड का फोर्स, है ना, मतलब फोर्स ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड, आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्या होगा, बायोंसी फोर्स इज इक्वल टू सेम फोर्स ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड, दोनों बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पे तो मतलब डिस्प्लेस लिक्विड जितना ये इस पर बायोंसी फोर्स उतना लग रहा है जितना डिस्प्लेस लिक्विड, ठीक है। यहाँ से सॉरी एक चीज़ मिस हो गई यहाँ पे, ये जो होगा वेट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करेंगे हम। तो मतलब क्या हो यहाँ पे कि ये जो हम बता रहे थे यहाँ पे कंडीशन तब फुल होगा, जैसे मान लीजिए इसमें बायोंसी फोर्स जो लगेगा, ठीक है, ये ज़्यादा हो जाएगा ऑब्जेक्ट के वेट से, है ना। तो ये कह सकते हैं वेट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, मतलब बायोंसी फोर्स ज़्यादा होगा, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट है तो बॉडी ऊपर में फ्लोट करेगा। और बायोंसी फोर्स क्या होता है, दैट इज वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। तो बायोंसी फोर्स इक्वल टू होता है वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड। ये हो गया। अच्छा दूसरा कंडीशन में है, ये तो पहला कंडीशन था, दूसरा कंडीशन में क्या होगा देखिए कि यहाँ पे बायोंसी फोर्स होगा दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो ये दोनों यहाँ पे बराबर होगा। और तीसरा क्या होगा, यहाँ पे जो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा ये
मच ग्रेटर देन 52 फोर्स होगा। तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे ज़्यादा होगा 52 फोर्स से तो बॉडी जो है नीचे में डूब जाएगा। तो ये 3 कंडीशन आए, तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। एक कंडीशन फ्लोटेशन का लॉ है ये, है ना, दोनों बराबर होगा तो बॉडी पानी में डूब के फ्लोट करेगा, ठीक है। जो सबमरीन सब होता है, ठीक है, अंदर में, तो वो इसी कंडीशन पे काम करता है, तो ये ध्यान आपको रखना है। ओके, तो आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, द लिक्विड एट रेस्ट exert इक्वल प्रेशर इन ऑल द डायरेक्शन एट अ पॉइंट इनसाइड द लिक्विड। तो देखिए पास्कल का लॉ है, इस तरीके से क्या कहता है, अगर मान लीजिए कोई लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड अगर हम मान लीजिए बात करते हैं, ये लिक्विड है, इसके अंदर में हर पॉइंट पे, एक जगह पे, हर पॉइंट पे चारों बगल डायरेक्शन में इक्वल यहाँ पे प्रेशर एक्ट करेगा, ठीक है। तो प्रेशर जो होगा मतलब ये इक्वल प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन एट अ पॉइंट, मतलब किसी भी पॉइंट पे अगर बात करें तो इक्वल प्रेशर इजेक्ट होगा। अब पास्कल का लॉ क्या कहते हैं ये भी समझते हैं। अकॉर्डिंग टू द पास्कल्स लॉ, द इंक्रीज इन प्रेशर एट अ पॉइंट ऑफ द enclosed liquid at the rest transmitted equally in all the other points of the liquid and also the walls of the container if we neglect the effect of gravity। अब ये क्या कह दिया, देखिए कि जो कह रहा है पास्कल का लॉ क्या है कि अगर मान लीजिए प्रेशर अगर इंक्रीज होगा, ठीक है, किसी भी लिक्विड में, तो चारों ओर इक्वली ट्रांसमिट हो जाएगा। अगर मान लीजिए हम इस पे अगर प्रेशर लगाते हैं, ठीक है, इस तरीके से, ये कंटेनर है, कंटेनर में लिक्विड पूरा फिल्ड है, तो इस लिक्विड पर अगर प्रेशर लगता है तो ये चारों ओर इधर इधर हर डायरेक्शन में प्रेशर को इक्वली बांट देगा। और ये इसी पे हम लोग का जो ब्रेक होता है गाड़ी का, ये सब काम करता है, ठीक है, हाइड्रोलिक ब्रेक सब जो होता है पास्कल लॉ पे ही काम करता है, ठीक है, इस तरीके से जो क्रेन सब होता है बड़ा बड़ा, तो ये बेसिकली इसी पे काम करता है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा, ठीक है, क्या कहना चाह रहा है ये बात, ठीक है। ओके, तो हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं यहाँ पे आगे। ओके, तो ये हम बात करने वाले नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, देखिए इसमें यहाँ तक आई थिंक ये क्लियर हो गया। इसमें से कुछ फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वो आप समझ लीजिए क्या फॉर्मूला है। तो पहला तो प्रेशर थ्रस्ट अपन एरिया या फोर्स अपन एरिया, ये ध्यान रखना आपको, पहला फॉर्मूला। दूसरा जो है यहाँ पे क्या रखा, ये प्रेशर इक्वल टू रो एच डी जी, हाइट, डेंसिटी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी मास अपन वॉल्यूम होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद स्पेसिफिक डेंसिटी क्या होता है, तो स्पेसिफिक डेंसिटी या रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है, कह सकते हैं रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मास ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ये बात हो गया। तो मतलब मास ऑफ जो भी होगा, ध्यान रखना आपको, ऑब्जेक्ट का जो भी वॉल्यूम होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट का जो भी वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम लेना है किसका, वाटर का भी, लेकिन 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इन दोनों का रेशियो निकालेंगे, दैट विल बी, यहाँ पे आ जाएगा रिलेटिव डेंसिटी। अब करेगा व्हेन अ बॉडी फ्लोट्स इन लिक्विड, वेट ऑफ द लिक्विड इज प्लेस्ड बाय द इमर्ज पोर्शन ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी। वही बात हम बताए थे आपको क्या, कि जब बॉडी किस फ्लोट करता है किसी लिक्विड में, तो वेट जो होगा किसी डिस्प्लेस लिक्विड का, ठीक है, दैट विल बी सेम इज इक्वल टू वेट ऑफ बॉडी। ये बात आपको हम यहाँ पे बताए थे, ये तीनों पोर्शन वाला, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, ये बोला, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे क्या है कि हम इसको समझेंगे। अच्छा, ये अगर हम मान लीजिए आपको क्लियर हुआ ये फॉर्मूला, तभी हम आके इसको सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चन आंसर को, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आप सारे फॉर्मूले को अच्छे तरीके से लर्न कर लेना है, फिर हम लोग इसके क्वेश्चन को लगाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू। तब तक देखते रहिए आप क्वेश्चन और आंसर इसका ट्राई कीजिए खुद से, और ये चैनल देखते रहिए और फ्रेंड्स में आप शेयर करते रहिए। थैंक यू।